तो ये पूरा थ्योरेटिकल है। जैसे फाइनल सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कैश सेटलमेंट होता है इंडेक्स में और डिलीवरी सेटलमेंट होता है स्टॉक्स में। ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है लास्ट के हाफ एंड आवर में। आप देखोगे अगर आपने पोजीशन रखी है तो ऑटो स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाता है। और फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या है, लास्ट 30 मिनट्स का वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, वो भी किसका, अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इंडेक्स का, वो भी लास्ट ट्रेडिंग डेट में। ठीक है। और सेबी के रेगुलेशन के अनुसार इंडेक्स करंटली कैश सेटल होता है, स्टॉक करंटली सेटल होता है फिजिकल डिलीवरी में। फाइनल सेटलमेंट का प्रोसीजर क्या है कैश सेटलमेंट के लिए, ऑल पोजीशन brought forward creating during the day close out during the day of a clearing member in a future contract at the close of trading hour on the last trading date of the contract, जो कि कैश सेटल होता है। मार्क टू मार्केट एट फाइनल सेटलमेंट प्राइस, फाइनल सेटलमेंट प्राइस कैश में। ठीक है। और सेटलमेंट का ऑब्लिगेशन क्या है, फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कंप्यूटेड एट द फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। Position bought forward from previous day, difference between previous day settlement price and final day settlement price on the expiry date, तो वो कैश सेटल होता है विथ डेली एमटीएम ऑन T+1 बेसिस। तो टी हो गया ट्रेड डेट और 1 डे एक दिन बाद का। अगर आपने पोजीशन एक्सपायरी डेट में ओपन की है, ठीक है, तो जो आपका ट्रेडिंग आपने प्राइस सेलेक्ट किया और जो फाइनल सेटलमेंट हुआ उसका जो डिफरेंस है उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो मेंबर को क्या है, हैविंग अ फंड पे इन ऑब्लिगेशन, तो उनको क्लियर बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है। ऑन इन देयर क्लियरिंग अकाउंट टुवर्ड पे इन ऑब्लिगेशन बाय डिक्लेयर पे इन टाइम ऑन सेटलमेंट डे, तो जो उनका पे इन ऑब्लिगेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और पे आउट ऑफ फंड इज क्रेडिटेड टू रिसीविंग मेंबर क्लियरिंग अकाउंट देयर आफ्टर। तो पे इन यानी कि जो आपको पैसे देने हैं और पे आउट यानी जिसको मिलेंगे। तो फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है, फिजिकल डिलीवरी में सेटलमेंट होता है फिजिकल में, यानी कि आपको शेयर देने पड़ेंगे। तो फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट इज इम्प्लीमेंट ऑन T+1 डे इन अकॉर्डिंग विद सेटलमेंट शेड्यूल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो टी हो गया एक्सपायरी डेट। और डिलीवरिंग क्लियरिंग मेंबर मस्ट कंप्लीट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी टू डिपॉजिटरी पूल अकाउंट ऑन सेटलमेंट डेट बाय कट ऑफ टाइम स्टिपुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव डिपॉजिटर। तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। वो आपने नहीं दिया तो आपका तो पेनाल्टी लगता ही है। तो डिपॉजिटरी देन क्रेडिट द रिसीविंग मेंबर पूल अकाउंट क्लाइंट बेनिफिशियरी अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद पे आउट इंस्ट्रक्शन रिसीविंग रिसीव फ्रॉम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो द क्लियरिंग मेंबर हैविंग अ फंड पे इन ऑब्लिगेशन मस्ट हैव क्लियर फंड इन सेटलमेंट अकाउंट ऑन सेटलमेंट डेट। तो आपको फंड इन पे इन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और क्लियरिंग मेंबर डेबिट द पेइंग मेंबर अकाउंट ऑन क्रेडिट द रिसीविंग मेंबर। पे इन यानी कि आपको देना है, पे आउट यानी कि आपको रिसीव करना है। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा इसको आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो डिलीवरी में क्या है कि पे इन यानी कि अगर आपको कैश देना है, पैसे देने तो पैसे दो। और अगर डिलीवरी देनी है तो डिलीवरी दो, सामने वाला डिलीवरी ले लेगा और वो सेटल कर देगा। अगर इसको सिंपल एक लाइन में समझाओ तो सेटलमेंट ऑब्लिगेशन क्या है, अनएक्सपायर्ड फ्यूचर। लॉन्ग फ्यूचर में आपको बाय करना पड़ेगा सिक्योरिटी और शॉर्ट फ्यूचर में आपको सेल करना पड़ेगा। अब इन चीजों को एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो मिस्टर पी, ठीक है, वो क्लियरिंग मेंबर है XYZ के, उन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिया था एक स्टॉक में जिसकी एक्सपायरी थी, ठीक है, लॉट साइज था 1500। फाइनल सेटलमेंट हुआ 475 में। प्रीवियस डे सेटलमेंट प्राइस था 482। ठीक है। तो उन्होंने कब लिया लॉन्ग पोजीशन, ऑन एक्सपायरी डे। तो पी हैज लॉन्ग ओपन पोजीशन 1 लॉट ऑन एक्सपायरी डेट, 1500 शेयर की डिलीवरी ली ऑन T+1 डेट, 475 प्राइस था उसका। प्रीवियस डे वो सेटल हुआ था 482 में। तो फाइनल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 7,12,000 रुपया।
तो मिस्टर पी हैव टू इंश्योर दैट ही हैज रिक्वायर अमाउंट इन बैंक अकाउंट फॉर फिजिकल सेटलमेंट। तो आप फाइनल डे अगर आप जाओगे तो इतना आपको पैसा लगेगा ही। तो द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सेटलमेंट प्राइस एंड प्रीवियस डे, तो कितना हुआ, विल बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर पी बाई वे ऑफ डेली एमटीएम सेटलमेंट। तो उनको कितने का। हाँ हाँ सर। सर, एक चीज बताइए सर, जैसे इसमें फाइनल सेटलमेंट हुआ हाँ। 7,12,500 रुपए का, नहीं, ठीक है। सेटलमेंट नहीं, उतना आपको पैसा देना है। हाँ मतलब देना है। हाँ। अब सर जो पार्टी है, देखिए वो ऑब्लाइज्ड है हाँ। देने के लिए। हाँ। अब सर मान लीजिए पार्टी के अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में सर ये पैसा नहीं है, हाँ। 7,12,500 सेटल हाँ। करने के लिए। हाँ। तो सर कुछ इसमें टाइम मिलता है, नहीं मतलब। मिलता। नो। तो सर आपको साढ़े। मान लीजिए सर अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, हाँ। ये मान लीजिए जैसे कहते हैं ना चेक बाउंस होना, हाँ। उसी तरह का सर। अकाउंट से मतलब पैसा कटना था पर अकाउंट में पैसा था नहीं। हाँ। तो फिर सर उस केस में मतलब अथॉरिटी या रूल रेगुलेशन क्या कहता है सर? पेनाल्टी लगती है। इसलिए जो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें लिक्विडिटी देख के एंट्री किया जाता है। अगर लिक्विड नहीं है स्टॉक, तो आपको मान लो आप हम्म। सेल तो करना चाहते हो, सेल नहीं हो रहा है, बाय करना चाह रहे हो, बाय नहीं हो रहा है। यानी कि आपने लॉन्ग किया तो आप कैसे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे, सेल करके। और सेल किए हैं तो आप बाय करके करोगे, जस्ट अपोजिट। लेकिन लिक्विडिटी नहीं रहती है, उन सब स्टॉक्स में हम्म। होता है जनरली। नॉर्मली अगर आप बड़े स्टॉक्स की बात करो, उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती। अनएक्सपेक्टेड ही आता है। और कई बार ऐसे भी ब्रोकर होते हैं जिनके पास वो शेयर नहीं होते हैं। ठीक है, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके पास शेयर्स होते हैं क्या। वो दूसरों से उधार लेके काम चलाते हैं कई बार। हम्म। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स से भी होता है, आप सेटलमेंट करना भी चाहते हो, बहुत सारे इसमें रहते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है। जो स्मार्ट आदमी है वो ना 2 बजे के बाद 2 बजे तक अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेगा। इतने हम्म। देर वेट नहीं करते। कोई नहीं वेट करता इतने देर। आपको पैसे कमाने हैं तो वो आपके अंदर ठीक है, जुनून है, रिस्क है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं जो लोग करते हैं रिटेलर, और लगा भी है कुछ लोगों को पेनाल्टी। हम्म। बहुत लंबी चौड़ी पेनाल्टी लगती है, जब लगती है तो। अच्छा। हाँ, आपने पोजीशन इसको आप 2:30-3 बजे जाग गए, और हाँ। आपको याद आ रहा है कि सेटल आज तो एक्सपायरी था, मेरे को स्क्वायर ऑफ करना था। ठीक है, क्या करोगे फिर। होता है। ऑप्शन में भी होता है। आपका आपका अगर ऑप्शन गलती इन द मनी आ गया, या आउट ऑफ द इन द मनी जब आता है, तो आपको सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है, तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। जी सर। जनरली इसीलिए देखिएगा बहुत सारे लोग लास्ट वीक में ना मार्जिन मनी बढ़ा देते हैं। आपका जो एक्सपायरी है, मान लो लास्ट मंथ का गुरुवार है, लेकिन होता क्या है कि एक वीक पहले आपको मैसेज आ जाएगा, आपको दिखाने लगेगा कि आपको अगर नेक्स्ट वीक के लिए सेटलमेंट, नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपको करना है, तो आपको अकाउंट में इतनी मार्जिन रखनी पड़ेगी। अगर आप वो मार्जिन मेंटेन नहीं करोगे, तो पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। ऐसा भी होता है। ये तो अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी में एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपायरी वाले दिन इफ एंड बट में क्या क्या चीजें हो सकती है, वो भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसमें बहुत पेनल्टी भी लगती है। तो जैसे जी मिस्टर सर। पी ने लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन लास्ट डे कितने में सेटल हुआ था वो, 482 में। तो आप मिस्टर पी एमटीएम सेटलमेंट में कितना प्राप्त किए, 10,500 रुपये। और वो भी सेटल कब होगा कैश में, T+1 डेज में। लेकिन फाइनल सेटलमेंट में आपको ऑब्लिगेशन कितना देना पड़ेगा, 7,12,500 रुपया। वो भी एक लॉट के लिए। ठीक है।
अब जैसे मिस्टर क्यू है, वो भी क्लीयरिंग मेंबर है XYZ के, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन की है 1 लॉट ऑफ स्टॉक फ्यूचर में, ठीक है, ऑन एक्सपायरी डेट, लॉट साइज है 1500। फाइनल सेटलमेंट प्राइस कितना निकला, 475। प्रीवियस डे सेटलमेंट कितने में हुआ था, 482 में, ठीक है। तो फाइनल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन कितना है, ठीक है। तो क्लाइंट हैज ओपन शॉर्ट पोजीशन इन 1 लॉट स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपायरी, ही विल हैव टू डिलीवर, डिलीवर करना पड़ेगा आपको 1500 शेयर ऑन T+1 डेज, ठीक है, एट द फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ 475। तो क्यू को इंश्योर होना पड़ेगा कि इतने शेयर उनके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए डिलीवरी के लिए। अगर आपके पास इतने शेयर हैं तो आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, वो ऑटो आपके अकाउंट से इतने शेयर काट दिए जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट प्राइस और प्रीवियस डे प्राइस विल बी क्रेडिटेड टू मिस्टर क्यू बाय वे ऑफ डेली MTM सेटलमेंट। तो द अमाउंट वर्क आउट भी 475 माइनस 482, तो 10,000, वो भी सेटल हो जाएगा कितने में, ऑन T+1 डेज में, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है, इसको समझना है। एक में बायर है, तो बायर को तो डिलीवरी नहीं देना पड़ेगा, उसको तो डिलीवरी लेनी है तो उसको नगद देना पड़ेगा, तभी तो डिलीवरी ले पाएगा ना, उतने पैसे होने चाहिए ना उसके अकाउंट में। और आपको डिलीवरी देनी है तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको शेयर की जरूरत है, ठीक है। कई बार बहुत सारे इसमें इफ एंड बट आते हैं, लेकिन इतना समझना काफी है हमारे लिए। अब सेटलमेंट कैसे होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला होता है डेली प्रीमियम सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट। तो डेली प्रीमियम सेटलमेंट कैसे होता है, द बायर ऑफ ऑप्शन पे द प्रीमियम, और सेलर है रिसीव करता है, द अमाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल एज प्रीमियम आर नेटेड टू कंप्यूट द नेट प्रीमियम पेएबल और रिसीवेबल अमाउंट फॉर ईच क्लाइंट फॉर ईच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो clearing member who have premium payable position are required to pay the premium amount to the clearing corporation. In turn, this amount is passed on the member who प्रीमियम पे करना है, एक को रिसीव करना है, ठीक है। तो पे करने वाला क्या करेगा, रिसीव करने वाले को उतने पैसे दे देगा, ठीक है। दिस इज नोन एज डेली प्रीमियम सेटलमेंट। The premium payable amount and premium receivable amount are directly credit debit to the clearing member clearing bank account on T+1 days, ठीक है। तो यहां भी T+1 डेज में सेटल होता है ना। फिर होता है फाइनल एक्सरसाइज, अगर ऑल द इन द मनी स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज ऑन द एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो ITM में क्या होता है, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपायरी डेट में बची रहती है, टाइम वैल्यू तो खत्म हो गया रहता है। तो इंडेक्स पहला होता है, इंडेक्स में कैसे सेटल होता है फाइनल एक्सरसाइज। तो इंडेक्स ऑप्शन कैसे हैं, यूरोपियन स्टाइल, दिन ही सेटल होंगे। So all long position in the money are automatically assigned randomly to short position in option contract with the same series. The final settlement is the closing price of underlying. फाइनल यानी कि अंडरलाइंग इंडेक्स कहाँ पे क्लोज हुआ उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगा, ठीक है। और फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट इज द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सेटलमेंट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का कैसे होगा, क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन द डे ऑफ एक्सरसाइज माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन द डे ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर समझे तो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट कितना होगा, इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, क्योंकि टाइम वैल्यू तो बची नहीं रहती, ठीक है। तो ये भी सेटल होगा कैश जी में। सर। इंडेक्स इंडेक्स जो है वो सेटल होता है कैश में, इंडेक्स। NSC BSC में ऐसा तो नहीं है, NSC मेरे को 50 तो NSC दे दो या BSC दे दो, ऐसा नहीं होता ना। और ये भी जो क्लीयरिंग बैंक में सेटल होता है सब T+1 डेज है, बहुत इजी है समझने में। जैसे एक क्लाइंट ने होल्ड किया है कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस है 17,500, इंडेक्स क्लोज हुआ 17,800 में, तो 300 का डिफरेंस आया इंटू 50, तो कितना पैसा मिलेगा उसको, 15,000 रुपए, जो कि सेटल होगा T+1 डेज में। 17,500 था,
इंडेक्स क्लोज हुआ 17,800 में, तो जो डिफरेंस बचा 300 का, इंटू 50 का लॉट है मान लो, तो 15,000 हुआ। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन में कैसे सेटल होगा? यूरोपियन स्टाइल ये भी है, और ये भी एक्सरसाइज होता है एक्सपायरी वाले दिन। तो अनलाइकली इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन आर सेटल बाय फिजिकल डिलीवरी। ठीक है। तो ऑल इन द मनी ऑप्शन आर ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द एक्सचेंज ऑन एक्सपायरी डे टू शॉर्ट पोजीशन इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम सीरीज ऑन रैंडम बेसिस। ठीक है। आपको फाइनल सेटलमेंट में टेक प्लेस बाय फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ जाएगी या लेनी पड़ जाएगी। ठीक है। इन द मनी में, इन द मनी कॉल ऑप्शन में अगर आप एक्सरसाइज करते हो लॉन्ग कॉल, तो आपको बाय करना पड़ जाएगा सिक्योरिटीज। ठीक है। एंड असाइनमेंट ऑफ शॉर्ट कॉल रिजल्ट टू इनटू अ सेल सिक्योरिटी, जो जो शॉर्ट कॉल किए उनको सिक्योरिटी सेल करना पड़ जाएगा आपको। सेम पुट में आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है। इन द केस ऑफ इन द मनी पुट ऑप्शन, एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग पुट रिजल्ट इनटू 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 अ सेल सिक्योरिटी डिलीवरेबल पोजीशन। और शॉर्ट पुट को लेना पड़ेगा डिलीवरी, बाय करना पड़ जाएगा। तो नहीं कर पाए तो क्या होगा? लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी मारने में तो अपन एक्सपर्ट है, भले ही लिक्विडिटी हमारे मार्केट में रहे या ना रहे, ये तो जरूर है। और फ्यूचर से ज्यादा ये डेंजरस है, क्योंकि ऑप्शन में हर स्ट्राइक प्राइस में जरूरी नहीं है कि लिक्विडिटी हो। अगर आप ऑप्शन चेन कभी देखेंगे अच्छे से, तो स्ट्राइक प्राइस तो सब दिखता है, लेकिन कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं दिखती। 200 300 कॉन्ट्रैक्ट है बस, आप लेके बैठे हो 500 कॉन्ट्रैक्ट, तो कहां से होगा? कहां से डिलीवरी दोगे, किसको दोगे? जिसमें लाखों कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो, उस जगह पे ट्रेड करना चाहिए। फिर वही है सेटलमेंट पोजीशन कैसे होती है, सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। एक मिस्टर पी है, वो क्लीयरिंग मेंबर है, उसने 1 लॉट बाय किया था, स्ट्राइक प्राइस 475, लॉट था 1500, स्टॉक क्लोज हुआ 510 में, यानी कि इन द मनी। ठीक है। आपका जो लॉट था वो इन द मनी आ गया, तो आपको क्या मिला? अगर आपको सेटल करना होगा तो 7,12,000 रुपया देना पड़ेगा, एक्सरसाइज का सेटलमेंट प्राइस। ठीक है। इतना पैसा देना पड़ेगा आपको। वैसे ही अगर आपने शॉर्ट किया है, यानी कि 1 लॉट पुट का बाय किया है, ठीक है, और स्टॉक चला गया 410 रुपया, तो आपका जो सेटलमेंट है आपको क्या करना पड़ेगा? 7,12,000 रुपया इतना लगेगा ही लगेगा। और उसके साथ इंटरेस्ट भी लग जाता है कई बार, फिर पेनाल्टी का अमाउंट भी लग जाता है। तो ऐसे करके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है वो। ठीक है। बहुत इजी है, T+1 डे में इसकी भी सेटलमेंट होगी। आपने पुट को बाय किया है, आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो इतने पैसे लगेंगे। ठीक है। इतने पैसे लगेंगे। अगर आपको, वो भी आपके साथ सामने वाला भी फंसेगा, अगर वो इलिक्विड शेयर्स में गए हो, तो जो सेलर है उसके लिए तो और डेंजरस पोजीशन होती है। वैसे एक्सपायरी वाले दिन तो दोनों के लिए सेम ही है अमाउंट, लेकिन सेलर के लिए और ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है। तो शॉर्ट इन द मनी पुट और लॉन्ग इन द मनी पुट, ठीक है, दोनों का सिमिलर पोजीशन होता है। तो दोनों को इक्वल अमाउंट देना है, शॉर्ट वाले को भी और लॉन्ग इन द मनी कॉल ऑप्शन वाले, दोनों को इक्वल अमाउंट रखना पड़ता है फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है। ये ऐसा होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सबका एक्सपायरी कब होता है। ठीक है। इंडेक्स का सेटलमेंट कैसे होता है, स्टॉक का सेटलमेंट कैसे होता है, स्टॉक ऑप्शन का सेटलमेंट कैसे होता है, कैश में सेटलमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें पूछता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चैप्टर में। अगर मैं इसको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँ ना, तो ये और ज्यादा ज्यादा टाइम ना नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट ऐसा नॉलेज बनाते जाऊं कि एग्जाम में चाहे कुछ भी आ जाए, हमसे बनना चाहिए। ठीक है।
और हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हमने चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है ना कि हाँ हमने प्रैक्टिस की है। तो फिर नेट सेटलमेंट ऑफ कैश सेगमेंट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ऑन एक्सपायरी। तो net settlement of cash F&O on expiry of stock derivative has been introduced to ensure better alignment of cash and derivative segment or reduce price risk and allow netting efficiency of market participants. Under the net settlement on expiry of F&O, client obligation arising out of the cash segment settlement and physical settlement of F&O position can be settled on net basis। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि मिस्टर ए ने लॉन्ग पोजीशन ली है पुट ऑप्शन में, स्टॉक है एबीसी नाम का, स्ट्राइक प्राइस है 110। ठीक है, मिस्टर ए ने परचेज किया शेयर 110 रुपया में ऑन एक्सपायरी। ठीक है, और सेटलमेंट प्राइस कितने में हुआ, 100 रुपया में। तो पुट ऑप्शन उन्होंने होल्ड किया हुआ था मिस्टर ए ने, जो इन द मनी चला गया। अंडर द अर्लियर रूल बोथ दिस ट्रांजेक्शन वेर रिक्वायर्ड टू सेटल सेपरेटली, लेकिन A was required to make payment of 101 rupees on T+1 day or receive delivery of shares। ठीक है, then Mr. A was required to deliver the share against his position on long put and receive the strike price of 110। तो उन्होंने, ठीक है, तो अंडर द नेट सेटलमेंट स्कीम उनको कोई भी फंड रिक्वायर्ड नहीं होगी पे इन करने के लिए, क्योंकि, ठीक है, ऑफ 101 रुपए फॉर मिस्टर ए। He would simply receive a fund payout equal to the difference between strike price in his puts option and purchase price of the share। तो 9 रुपए वो रिसीव करेंगे। ठीक है, और नो सिक्योरिटी पे इन और पे आउट इनको लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपायरी वाले दिन 101 रुपए में परचेज भी किया हुआ है उस शेयर को। ठीक है, तो 9 रुपए उनको, उनका रिसीव हो गया। ठीक है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो इसमें क्या होता है, द फैसिलिटी ऑफ नेट सेटलमेंट बिटवीन कैश एंड एफएनओ ऑन एक्सपायरी इज अवेलेबल ओनली टू इन्वेस्टर हु ट्रेड एंड क्लियर थ्रू द सेम ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर कॉम्बिनेशन इन कैश एंड एफएनओ। तो किसके लिए अवेलेबल है, जिसका क्लियरिंग मेंबर और ट्रेडिंग मेंबर सेम कॉम्बिनेशन का हो। ठीक है, अगर आप दूसरे के थ्रू करते हैं, जैसे ट्रेडिंग मेंबर क्लियर ट्रेड थ्रू डिफरेंट सीएम, वहां पे आपको इस सेटलमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या एक ये बात समझिए क्लियर कि अगर आप एक डीमैट अकाउंट में ये करते हैं, ठीक है, यानी कि एक आपका कोई भी ब्रोकर है उसके अंडर अगर ये करते हैं, तो दोनों का टीएम ट्रेडिंग मेंबर और सीएम दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होता है, तो आप कर सकते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली बोलो तो एक अकाउंट में आप बाय कर लिए और दूसरे अकाउंट में आप सेल किए, तो ऐसा सेटलमेंट नहीं हो पाता। और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, केवल ये रिटेलर्स के लिए अवेलेबल है। देखो कितने नॉलेज वाली बात है यहाँ पे, फ्री का 9 रुपए खाया उसने। फिर रिस्क मैनेजमेंट होता है। एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग मैनेज द रिस्क इन डेरिवेटिव सेगमेंट यूजिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कंटेनमेंट मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी फॉर मेंबरशिप। ठीक है, टू हेल्प इन रिस्क मैनेजमेंट। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्ज अप फ्रंट इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन सभी क्लियरिंग मेंबर से लेते हैं। इट स्पेसिफाइज इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो भी वैल्यू एट रिस्क के बेसिस पे वो मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यू एट रिस्क ज्यादा हुआ तो वो आपसे ज्यादा इनिशियल मार्जिन भी ले सकते हैं। ठीक है, और ओपन पोजीशन ऑफ ट्रे मेंबर आर सेटल ऑन एमटीएम बेसिस फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द डे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग सिस्टम monitor a clearing member open position on real time basis। It is set limit for each clearing member based on effective deposit and simultaneously generate alert message whenever CM reach certain predetermined benchmark। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सभी क्लियरिंग मेंबर्स का रियल टाइम बेसिस पे पोजीशन देखता है। ठीक है, और सबकी एक लिमिट भी होती है कि आपके पास इफेक्टिव डिपॉजिट होना चाहिए।
ठीक है, अगर नहीं है तो आपको एक मैसेज जनरेट होगा कि इतने पैसे आप लाके दो। इनिशियल मार्जिन को अगर वायलेट करते हो या एक्सपोजर मार्जिन को भी आप वायलेट करते हो तो आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रेडिंग मेंबर हेल्प द सीएम टू मॉनिटर द ओपन पोजीशन ऑफ ऑल टीएम क्लियरिंग एंड सेटल थ्रू हिम। क्लियरिंग मेंबर सेट लिमिट फॉर ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट थ्रू इट। तो इससे क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है कि हाँ ये सही है। लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ रिस्क कंटेनमेंट मैकेनिज्म फॉर एफएनओ सेटलमेंट इज दैट मार्जिन सिस्टम एंड ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग। द एक्चुअल पोजीशन मॉनिटरिंग एंड मार्जिन इज कैरी आउट ऑन यूजिंग स्पैन। तो इसको याद रखिएगा, एसपीएन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। ठीक है, ये इससे कैलकुलेट किया जाता है ऑनलाइन मार्जिन्स कंप्यूटेशंस बेस्ड ऑन पैरामीटर डिफाइंड बाय द रेगुलेटर। ठीक है, स्पैन याद रखिएगा, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट अंडर स्पैन। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैनेज रिस्क इफिशिएंटली इन इनिशियल सिक्योरिटी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, स्पैन को अडॉप्ट किया है एक्सचेंज ने। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट एंड मार्जिन प्रोडक्ट डिजाइन बाय, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? शिकागो मर्चेंटाइन एक्सचेंज के द्वारा, यूएसए के द्वारा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि आप अपनी इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करिए ऑन द वेरियस पोजीशन ऑफ मार्केट। आपका ओवरऑल कितना रिस्क है पोर्टफोलियो में। ठीक है, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन को यूनिफॉर्मली ट्रीट करता है ना। स्पेन इज यूज टू डिटरमाइन इनिशियल मार्जिन ऑन वेरियस पोजीशन। ठीक है, its basic objective is to determine the largest possible loss that a portfolio might reasonably be expected to suffer from one day to the next. ठीक है, it then set the initial margin at level which is sufficient to cover this one day potential loss. ठीक है, तो स्पैन क्या है? बस एक सॉफ्टवेयर है जहां से अपन अपना मार्जिन कैलकुलेट करते हैं और उससे ये भी पता करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क कितना है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन को वो सेपरेटली ट्रीट करता है। ठीक है, आपका वन डे पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है, ये सब। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन तो आएगा सब स्पैन से। और बहुत अच्छी चीज है ये, शायद ही के बहुत कम लोगों को ही पता होगी ये सब चीजें। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क अरे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ विच स्पेसिफिक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विल गेन और लॉस वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और ये द टाइम इज सेट टू वन डे ट्रेडिंग थ्रू द यूज ऑफ स्पैन द मैक्सिमम लाइकली लॉस। मार्जिन क्या है? अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ था कि मार्जिन तीन टाइप का होता है, कि इनिशियल मार्जिन आर कंप्यूटेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अप टू क्लाइंट लेवल विद द हेल्प ऑफ स्पान। ठीक है, स्पैन की स्पैन जो बोल लीजिए, उसकी मदद से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंप्यूट करता है मार्जिन क्लाइंट लेवल पे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है इनिशियल मार्जिन for all open position in clearing member based on margin computed. Margin are required to be paid up upfront to gross basis. आपको पहले पेड करना होगा at individual client level for client position, net basis for proprietary positions. Clearing member collect initial margin from trading member और trading member जी सर।
कनेक्टिविटी थोड़ी सी चली गई थी। तो जी इनिशियल सर, मार्जिन, कोई बात नहीं। हाँ, इनिशियल मार्जिन जो कलेक्ट किया जाता है वो 99% वैल्यू एट रिस्क के लेवल पे, ये पूछ सकता है ये लाइन। और जो ये अपन स्पेन के बाद नीचे पढ़े ना, इसको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। इनिशियल मार्जिन अपन समझ गए किससे लेते हैं। फिर प्रीमियम मार्जिन होती है। प्रीमियम मार्जिन भी क्लाइंट लेवल पे चार्ज होती है। प्रीमियम मार्जिन इंक्लूड प्रीमियम अमाउंट ड्यू टू पेड टू क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन टुवर्ड प्रीमियम सेटलमेंट। Premium margin is levied till the completion of paying toward the premium settlement. Assignment margin for option on security. इनिशियल और प्रीमियम के अलावा असाइनमेंट मार्जिन भी देनी पड़ती है, टू बी पेड ऑन असाइंड पोजीशन ऑफ क्लियरिंग मेंबर टुवर्ड फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट ऑब्लिगेशन फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ठीक है, टिल सच ऑब्लिगेशन आर फुलफिल्ड असाइन मार्जिन इज लेविड ऑन असाइंड पोजीशन ऑफ क्लियरिंग मेंबर टुवर्ड फाइनल एक्सरसाइज। ठीक है। Settlement obligation of option contract on index individual security which are settled in cash. Assign margin in net exercise settlement value payable by clearing member toward the final. जो फाइनल एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज सेटलमेंट, उसके लिए असाइनमेंट मार्जिन लगती है। ठीक है। इंट्राडे क्रिस्टलाइज लॉसेस। क्लियरिंग मेंबर कैलकुलेट लेवी इंट्राडे, ICM TM, इंट्राडे क्रिस्टलाइज लॉसेस इन द फॉलोइंग मेंबर। तो ICM TM is computed for all trade which are executed result into closing out open position, calculated based on weightage average price of trade। ठीक है। is computed only for future contract, future contract के लिए होता है। is a part of initial margin and be adjusted against the liquid asset of clearing member on real time। crystallized losses on contract level for client are adjusted against crystallized profit। वही है कि इंट्राडे में जो क्रिस्टलाइज लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसको क्लीयरिंग मेंबर और ट्रेडिंग मेंबर से कैसे सेटल किया जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है लेकिन उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो है आपका डेली FNO से रिलेटेड है। ठीक है, यानी फ्यूचर से रिलेटेड। ऑल क्लाइंट लेवल लॉसेस और ट्रेडिंग मेंबर इंक्लूड लॉसेस ऑन प्रोप्राइटी ऑफ ट्रेडिंग मेंबर आर ग्रॉस अप टू अराइव एट क्लियरिंग मेंबर। ठीक है। ICM so block collect is released on completion of daily final mark to market settlement period। ठीक है। फिर होता है डिलीवरी मार्जिन। डिलीवरी मार्जिन आर लेविड ऑन लोअर ऑफ पोटेंशियल डिलीवरेबल पोजीशन ऑन इन द मनी लॉन्ग पोजीशन 4 day prior to expiry on derivative which are required to be settled through delivery। यही मैंने बताया था। जैसे डिलीवरी है, एक्सपायरी है थर्सडे को, और आपका डिलीवरी मार्जिन ऑन पोटेंशियल इन द मनी पोजीशन है एप्लीकेबल फॉर ऑल ईओडी ऑफ प्रीवियस फ्राइडे। तो फ्राइडे को आपको मांगेगा ईओडी से पहले या ईओडी के बाद। ठीक है। डिलीवरी margin are part of initial margin of clearing member are computed on client level settlement obligation for all position to be settled through delivery। जो भी आपके पोजीशन है अगर वो डिलीवरी से सेटल होने वाले, तो उसको क्या करेगा, उसमें आपको डिलीवरी मार्जिन मांगेगा फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे, यानी कि जो एक्सपायरी से पहले वाला जो फ्राइडे है उसमें। ठीक है। इन द मनी कॉल आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी अंडरलाइन कैपिटल मार्केट। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप इक्विटीज के शेयर्स लेते हैं यानी इक्विटी में के ऑप्शंस खरीदते हैं, तो 4 दिन पहले ईओडी के कितना है, 20%, 3 डेज 40%, 2 डेज 60%, और 1 डे में 80% डिलीवरी मार्जिन आपको देना पड़ जाता है। ठीक है। Position which are converted to settlement by delivery after the expiry date become subject to levy a margin as applicable in capital market settlement। DAR, extreme loss margin, market to market, इतने सारे मार्जिन लगते हैं। ठीक है। और डिलीवरी मार्जिन ब्लॉक रहता है और रिलीज हो जाता है जब आपने सेटलमेंट कंप्लीट कर लिया उसके बाद में। ठीक है। फिर होता है एक्सपोजर मार्जिन। वार एंड एक्सट्रीम लॉस परसेंट आर computed in capital market segment are applied to client level settlement obligation।
तो मार्जिन रेट इज अपडेटेड फॉर एवरी चेंज इन मार्जिन रेट इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट। क्लीयरिंग मेंबर आर सब्जेक्ट टू एक्सपोजर मार्जिन इन एडिशन टू इनिशियल। ठीक है। शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्ज, आपने अपनी शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्ज वाज मार्जिन टू कवर द रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन, जो कि एक्सट्रीमली डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है। ठीक है। सेबी हैज रिसेंटली डन अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्ज विद सर्कुलर डेट ऑन फरवरी 2020, 24 फरवरी 2020। ठीक है। तो नेट ऑप्शन वैल्यू क्या है आपकी? Net option value is the computed as difference between long option position and short option position. Value at this last available closing price of option contract and is update intraday in current market value of relevant option contract. ठीक है। The net option value is added to liquid net worth of clearing member. मार्क टू मार्केट गेन एंड लॉस आर नॉट सेटल इन कैश फॉर ऑप्शन पोजीशन। यहाँ पे मार्क टू मार्केट गेन और लॉस सेटल नहीं होता कैश इन कैश फॉर ऑप्शन पोजीशन। ठीक है। क्लाइंट मार्जिन रिपोर्ट रिपोर्टिंग, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन इन्फॉर्म करना पड़ता है सभी को कि आपकी मार्जिन लाइबिलिटी है फॉर ईच ऑफ देयर क्लाइंट। मेंबर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डिटेल ऑफ मार्जिन कलेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। आपने क्लाइंट से कितनी मार्जिन कलेक्ट की उसको भी आपको रिपोर्ट करना है। which hold in trust client margin money to their extent reported by member as have been collected from their respective client। non collection and short collection of margin by member from their client उसको भी पेनलाइज करता है एक्सचेंज। ब्रोकर क्लाइंट ऑफन डिपॉजिट सिक्योरिटी विद ब्रोकर बाय वे ऑफ मार्जिन फॉर देयर पोजीशन। there is risk that broker may misappropriate client securities and use this fund the margin obligator for his proprietary position of that some other client। ये भी हो सकता है कि ब्रोकर आपके मार्जिन मनी का मिसयूज कर सकता है अपनी प्रोप्राइटरी पोजीशन लेने के लिए। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैंडेटरी किया गया है ब्रोकर को कि एक्सेप्ट करो कोलेटरल फ्रॉम क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी only by way of margin pledge created in the depository system। Broker is required to open a separate demat account for accepting such margin pledge, term as client security margin pledge account। ठीक है। The broker must ensure that client security replays to the clearing corporation available to given exposure limit to the client only। ठीक है। Broker have been asked to report disagreement information on collateral collect by them at client level। Trading member are required to report this information to their clearing member, while clearing member must report to the exchange and clearing member। Clearing corporation, stock exchange and clearing corporation have been asked to provide a web portal to allow client to view the collateral report by the members। तो ये सब चीजें। फिर होता है पीक मार्जिन। सर इसको अपन, आज हाँ इतना ही रहने दीजिए सर। हाँ ठीक है, हाँ, और क्योंकि सर इसमें जो